हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपने केमिस्ट्री और बायो की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो केमिस्ट्री बायो की इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देखिएगा। इससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि साइंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपकी साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी कि साइंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, वो क्या है, प्लावन यानी फ्लोटेशन। चलिए आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक खास बात है। ये जो टॉपिक है जितना छोटा है उतना ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या जितना ये छोटा टॉपिक है उतना ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने में मिलेंगे और मिलते भी हैं। जो भी आपके पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें मैं वो आपको अभी कंप्लीट कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से, वो जो है द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लवन बल जो है, यहीं से इस टॉपिक की जो है वो स्टार्टिंग है। अगर मैं आपको यहाँ से लेकर चलूंगा तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से जो है हम पढ़ते हैं। तो क्या है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आती है। और भार में जो है यह कमी क्या है, जब किसी वस्तु को हमने लिया, उसे क्या करा, किसी द्रव में डुबोया। द्रव यानी कि जल ले लिया, दूध ले लिया, ऑयल ले लिया, कुछ भी हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी द्रव में क्या डुबोया तो उसके भार में जो कमी आती है, यानी उस जो वस्तु होती है क्या होगा, उसके भार में कमी होती है। तो ये कमी जो आती है, ठीक है, और भार में ये कमी जो आती है वो कहाँ से होती है, वो क्या है, वस्तु द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, और इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं उत्प्लवन बल कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्लवन बल कहलाया जाता है या उत्क्षेप। ठीक है, क्या या उत्क्षेप कहते हैं। और उत्क्षेप क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो क्या है, उत्क्षेप जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, यानी वस्तु जो है उस द्रव को, यानी द्रव में यानी जैसे जल वगैरह हो गया या दूध हो गया, उसे जो हटाती है। ठीक है दोस्तों, क्या जो हटाती है, तो द्रव के गुरुत्व केंद्र पर क्या कार्य करता है, जिससे उत्प्लवन केंद्र यानी सेंट्रल ऑफ बुओयनेंसी कहते हैं। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ये सर्वप्रथम किया था आर्किमिडीज ने। किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत देते कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। तो हमने देखा कि क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के अनुसार, ठीक है, क्या आर्किमिडीज के अनुसार अगर कोई वस्तु क्या आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में क्या डुबोई जाती है, ठीक है, तो उसके भार में क्या भाई कमी आती है। जैसा कि भी मैंने आपको बताया क्या होता है, इसके भार में कमी आ जाती है। और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, द्रव के बराबर होती है। और यदि किसी वस्तु का भार वायु में क्या, सपोज दैट मान लिया मैंने क्या W1 है तथा द्रव में W2 है, वस्तु के भार में कमी क्या हो जाएगी भाई, W1 माइनस W2। अतः आर्किमिडीज सिद्धांत से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम। तो अब जानते हैं प्लवन के बारे में। इससे पहले ये थी आपकी बेसिक नॉलेज, तो अब यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला बल क्या होता है, वस्तु का भार, यानी वस्तु का भार क्या होता है, जो नीचे की ओर लगता है। कहाँ लगता है, नीचे की ओर जो लगता है वो होता है वस्तु का भार। और द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लवन बल जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, वो ऊपर की ओर लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है। तो इसकी जो इस पोजीशन में क्या तीन अवस्थाएं बनती हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब क्या है दोस्तों, ये W मैं आपको बता चुका हूँ कि वस्तु का भार जो है वो W है, और द्रव या उत्क्षेप जिसे हम उत्प्लवन बल कहते हैं उसे क्या माना है हमने, W1। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु का भार अधिक होगा, ठीक है, क्या होगा, वस्तु का भार अधिक होगा, किससे, उत्प्लवन बल से अधिक होगा। तो जब वस्तु का भार उसके उत्क्षेप या उत्प्लवन बल से क्या अधिक होगा, इस अवस्था में क्या होगा, वस्तु जो है वो क्या पानी में डूब जाएगी। भाई जाहिर सी बात है डूब जाएगी। जब क्या होगा, अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ये क्या है, ये कील जो है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है कील, ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, जो पानी में क्या है डूब चुकी है। कील क्या हो गई आपकी, ये कील जो है वो आपकी W हो गई है। और ये जो पानी जो है वो मतलब मान लिया मैंने क्या उत्प्लवन बल किया है, ये आपका W1। तो इसमें आपको क्या दिखाया गया कि W1 जो है वो क्या है, W से क्या है, छोटा यानी कि कम है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या जो है वो क्या कील जो है वो डूब गई है। आगे बढ़ते आगे हमने देखा कि वस्तु का भार जो है वो किससे, उत्प्लवन बल के क्या है, बराबर है। इस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है, अब क्या है, तो बराबर है। तो जब बराबर होगा तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु पर जो परिणामिक बल लगता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, W माइनस आपका क्या हो जाएगा, W1। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 के। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती है।
कहाँ तैरती है? ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वस्तु जो है पूरी तरह से डूबती नहीं है, क्या होता है वो नीचे तैरती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि जो आइस क्यूब है ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये क्या है? ये पूरी तरह से बर्फ में डूबे हुए नहीं है। ये आप देख सकते हैं क्या है, ये जो है पूरी तरह से बर्फ में नहीं डूबे। ये क्या है, जो एक ये लेयर जा रही है, ये आपको दिख रही होगी पानी की जो लेयर है, इससे क्या है नीचे ही नीचे तैर रहे हैं। क्या है? नीचे ही नीचे तैर रहे हैं। और ये आपका आइस क्यूब जो है वो क्या है? डब्लू। ठीक, ये किसके बराबर है? W1 के बराबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम देख सकते हैं कि जब वस्तु का भार कम हो और उत्प्लवन बल ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, क्या उत्प्लवन बल ज्यादा हो? उत्प्लवन बल क्या है आपका? W1। तो इस पोजीशन में क्या होता है, इस स्थिति में परिणामिक बल ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, अतः वस्तु का कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु क्या है? द्रव में तैरती रहती है। तो इसमें क्या होगा, वस्तु जो होगी उसका क्या कुछ भाग जो है वो क्या द्रव से ऊपर, यानी जो पानी होगा या दूध होगा उससे ऊपर रहेगा, बाकी भाग जो है उसका नीचे रहेगा। आइए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि ये जो आप एक शिप देख रहे होंगे, यानी कि पानी वाला जहाज जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या आपने देखा कि इसके जो है पानी वाले जहाज जो होता है इसका क्या थोड़ा सा हिस्सा जो है नीचे का ये जो है पानी में डूबा रहता है। ठीक है, क्या डूबा रहता है, और बाकी का हिस्सा क्या होता है? ऊपर जो है वो तैरता रहता है। इसीलिए क्या यही कारण है इसका कि पानी वाले जो जहाज होते हैं या शिप वगैरह जो है वो नहीं डूबते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर उत्प्लवन बल अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हम एक ग्राफ में समझ लेते हैं। क्या है कि जब W1 ठीक है क्या होगा? छोटा, यानी कि वस्तु का भार जो है वो अधिक होगा और क्या होगा? उत्प्लवन बल कम होगा, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु का भार और उत्प्लवन बल बराबर होगा तो क्या होगा? जो वस्तु होगी वो पानी की सतह के ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, वो पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती रहेगी। इसी तरह से अगर क्या वस्तु का भार कम होगा और उत्प्लवन बल ज्यादा होगा तो वस्तु क्या पानी के ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अब अपने हम क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्लवन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो भाई इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आर्किमिडीज ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई ठोस जल में नहीं डूबता है यदि उसका आपेक्षिक घनत्व क्या हो? भाई क्या है? जब ठीक है क्या है? जब कोई ठोस जल में नहीं डूबता है तो क्यों नहीं डूबता है भाई? कब नहीं डूबता है? जब उसका क्या हो? आपेक्षिक घनत्व क्या हो भाई? 1 से कम हो। किससे? 1 से कम हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल का तापमान बढ़ाने पर उत्प्लवन बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? कम हो जाएगा, उत्प्लवन बल जो है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? भाई तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या हो जाएगा? समुद्री पानी का घनत्व नदी के पानी से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, समुद्री पानी का घनत्व जो है वो क्या होता है? नदी के पानी से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर तैरता है? आइस वर्ग यानी आइस क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना भाग जो है वो कहाँ? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो दोस्तों कितना भाग जो है इसका ऊपर रहेगा? वो रहेगा आपका 1/10, यानी कि कितना? 1/10 रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जो 9/10 भाग जो होगा वो क्या होगा? पानी के नीचे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो भाई वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसका घनत्व जो है निम्न यानी कम होता है। ठीक है दोस्तों, निम्न या कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर में क्या बदलाव होता है? तो दोस्तों ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक नदी में चलता हुआ जहाज, कहाँ? नदी में, नदी से कहाँ आया भाई? ये समुद्र में आया, तो जहाज का जो स्तर है उसमें क्या बदलाव होता है? तो भाई क्या बदलाव होता है? इसमें जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ऊपर आ जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी का घनत्व जो है वो समुद्र के घनत्व से कम होता है। ठीक है दोस्तों, या हम ये बोल सकते हैं कि समुद्र का जो घनत्व है वो क्या होता है? नदी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव यानी लोहे की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? यानी वो नाव द्वारा जो है कितने पानी को विस्थापित करेगी यानी डिस्प्लेसमेंट करेगी, इसे हम बोल सकते हैं, यानी कितना पानी जो है वो हटाएगी। तो दोस्तों भाई वो कितना हटाएगी? तो हम देख लेते हैं, क्या नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन सभी को आता होगा कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो किस तापमान पर भैया होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाया जाता है। इस बल को क्या कहते हैं? अच्छे समझिएगा क्वेश्चन। क्या भाई क्या बताया? अच्छे समझिए क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है
तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। अभी मैंने बताया था जो बल ऊपर की ओर कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा भाई, उत्प्लवन बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा, उत्प्लवन बल कहलाएगा। दोस्तों आगे मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। और साथ ही उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों की जो है सारे टॉपिक्स जो है वो पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव में किसी वस्तु के ऊपर तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव में किसी वस्तु के ऊपर तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है क्या कहलाता है। तो भाई द्रव का वह कौन सा गुण होता है, तो वो कौन सा गुण होता है, जैसे कि अभी मैंने पिछले बताया आपको, क्या बताया कि उत्प्लावकता। उत्प्लावकता गुण जो है वो क्या है, ऊपर की ओर क्या एक बल लगाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावकता बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता भाई, भार पे नहीं करता है, ठोस वस्तु की प्रकृति पर भी नहीं करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावकता बल का मान निम्न स्थिति में अधिकतम होता है। तो भाई किस स्थिति में जो है वो अधिकतम होता है, तो कब अधिकतम हो जाएगा भाई ये, तो कब हो जाएगा, वस्तु को पूर्णतः डुबोने पर। जब वस्तु क्या पूरी तरह से डूब जाएगी तो क्या होगा, उत्प्लावक का जो क्या है मान वो अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्किमिडीज जो है वो किस देश से संबंधित थे। तो भाई किस देश से थे, वो ग्रीस से थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व भाई किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या है इसका रीजन। इसका रीजन हो जाएगा कि पारे का घनत्व जो है वो लोहे से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारे का हिमांक कितना होता है। याद रखिएगा भाई दोस्तों, पारे का जो है वो हिमांक कितना होगा, वो होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी। भाई कोई नाव जो है वो पानी में कब डूबेगी, भाई कब डूबेगी ये नाव, कब डूबेगी, जब अपने आयतन के बराबर पानी पर आए। ठीक है, तो अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर, जितना उसका आयतन है यानी उस नाव का क्या, उतना जब वो पानी क्या डिस्प्लेसमेंट करेगी तो क्या होगा, वो नाव डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है। तो भाई क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये और जो हमारी फिजिक्स की जो टाइमिंग है वो क्या, मंडे टू ट्यूसडे है, कब है 8 PM। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपकी जो बायोलॉजी टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे है, ये भी कब है, ये भी 8 PM है। और केमिस्ट्री की जो टाइमिंग है वो है फ्राइडे टू सैटरडे, ये भी आपकी 8 PM है। दोस्तों हमारी जो टाइमिंग है वो सेम है, यानी 8 PM, और सिर्फ चेंजमेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट में है। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही जो इससे पहले जो मैं आपका टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ, जो वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, वो क्या है, वो है आपका प्रेशर। ठीक है दोस्तों, ये जो है मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कराया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों ये टॉपिक जो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो जाके ये टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।